हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, अ, एक बहुत ही अ, बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है। अपने जीवन का करीब साढ़े 5-6 साल मैंने यूपीएससी की तैयारी में लगाए हैं, इस एग्ज़ाम के लिए। इस तरह हमारे जैसे जो लोअर लेवल के माइंड रखने वाले, इंटेलेक्ट रखने वाले लोग हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए धीरे-धीरे सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं। कुछ लोग सक्सेस करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। वो एक मैटर डिफरेंट है। सवाल ये है कि जो हमें अ, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, हम उसको एक्सरसाइज़ करते हैं, अपने एफर्ट करते हैं। जो पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, हम करते हैं, मेहनत करते हैं। उतना एफिशिएंट माइंड नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट्स दिए हैं एट लीस्ट टू पार्टिसिपेट इनटू द एग्ज़ाम बीइंग एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया, तो हम वो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, जो हो बन सकता है। बहुत स्मार्ट तो नहीं है, ये हम भी जानते हैं। बावजूद इसके कि आज काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि पूजा खेडकर कोई लेडी है, जो पूना की है, जिसने यूपीएससी एग्ज़ाम के तहत अ, फर्जी सर्टिफ़िकेट्स लगा कर के और उसके प्रोसेस को डाइल्यूट करके फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशंस प्रिटेंड करके, सबमिट करके और सिलेक्शन ले लिया। और बिल्कुल लेडी फिज़िकली, मेंटली फिट है, फिर भी उसने दिव्यांग कोटा के अंदर अ अ, सर्टिफ़िकेट लगाए, है ना? जिसकी वजह से वो जनरली लोग 9 बार मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 11 बार उसने नाम बदल-बदल के एग्ज़ाम दिए, अटेम्प्ट किया। फादर का नेम बदल दिए, मदर्स नेम कुछ मॉडिफ़ाई कर दिया। फिर उसने अ, बाकी सारी चीज़ें। हम लोगों के लिए जब एप्लीकेशन करते हैं तो आधार और पैन कार्ड जैसे आइडेंटिफ़िकेशन के लिए भी चीज़ें माँगी जाती हैं। तो एप्लीकेशन नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप भरते हैं, बाकी सारी चीज़ें, एज सर्टिफ़िकेट भी लगाते हैं, हाई स्कूल वगैरह जो मैकेनिज़्म होता है, अब लास्ट में उसको वेरीफ़ाई भी किया जाता है। डिटेल वेरिफ़िकेशन एप्लीकेशन जो होता है। और इंटरव्यू के दौरान भी सारे मैकेनिज़्म होते हैं। ये किस तरह से ये लेडी इसको सब सारी चीज़ों को बायपास की है, ये सारे मैकेनिज़्म पर यूपीएससी के जो प्रोसेस हैं, उस पर एक क्वेश्चन मार्क तो होता है। मैंने सुना है लोगों से, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं लिया, लोगों से सुना है कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो टाई-वाई पहन के बैठते हैं, उम्र उनकी काफ़ी होती है, बड़े समझदार लोग होते हैं जो इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू मीन्स द पर्सनैलिटी टेस्ट, ओके। सो अगर कोई मेंटली फिज़िकली चैलेंज्ड सर्टिफ़िकेट लगा करके डीएएफ जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म उसका डिटेल्ड, उसमें वो इंटरव्यू देने जाता है, फिज़िकली, मेंटली चैलेंज्ड वगैरह-वगैरह। सपोज़ करो कि मैंने अ, एप्लीकेशन उसको लगाया हुआ कोई सर्टिफ़िकेट, कि मेरे पास हाथ नहीं है, लेकिन मैं प्रेज़ेंट हो रहा हूँ विद दोनों हैंड, हाथों के साथ। नहीं, हमारे पास आँख से नहीं दिखता, नहीं, लेकिन मैं प्रेज़ेंट हो रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, दोनों आँखों से देखता हूँ। तो जिसके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या उसकी इंटीग्रिटी इतनी
मतलब खत्म हो चुकी है कि हमसे पूछ नहीं रहा कि भाई आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपने सर्टिफिकेट कैसे बनाए? कैसे लगाए इसको? कौन सा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है? नहीं, हमें तो ये समझिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें जो सर्टिफिकेट उसने लगाए थे, उसके ऊपर उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि तुम मेंटली चैलेंज्ड हो या फिजिकली अनफिट हो, कहाँ तुम्हारा पैर कट गया है, हाथ कट गया है, आँख से तुम नहीं देखती। ये सारे क्वेश्चन नहीं बनते थे। नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट का क्या मीनिंग होता है? फिर उसने जो एप्लीकेशन करते वक़्त एप्लीकेशन में आइडेंटिटी आधार या फिर वगैरह लगाया होगा। फिर उसके बाद उसने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लास्ट में चेक की गई होगी। उस पे भी नाम कैसे बदले गए? नहीं, एप्लीकेशन और बाकी मार्कशीट, बाकी चीज़ों में फिर वेरिएशंस आते हैं ना। या तो आप हाई स्कूल में जो है उस एक हिसाब से ही नाम भरते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, या फिर आपके पास कई नंबर ऑफ मार्कशीट्स हैं, है ना? डिफरेंट नेम्स की, जब आप उसको एप्लीकेशन करते हैं। तो ये कंप्लीटली नहीं, फ्रॉड चल रहा है सिस्टम के अंदर। काफ़ी लोगों के नाम आजकल मीडिया में भी हैं कि इन्होंने मार्कशीट फर्जी लगाई, ईडब्ल्यूएस की मार्कशीट फर्जी लगाई या फिर सर्टिफिकेट फर्जी लगाया, फलाना किया, ढिमकाना किया। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब तो सभी का खुल रहा है। तो ओवरऑल जब सभी का खुल रहा है, नहीं, तो धीरे-धीरे यूपीएससी की जो विश्वसनीयता है, जो उसके ऊपर ट्रस्ट है लोगों का, इंटीग्रिटी है उस इंस्टीट्यूशन की, वो चैलेंज्ड हो रही है। मुझे तो यही समझ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आया कि जब पर्सनैलिटी टेस्ट में अंदर गई, उसने मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड चीज़ें लगाई हैं, तो उस जो टाई पहन के उधर बैठा था उसने पूछा नहीं उसको कि तुम मेंटली चैलेंज्ड हो? किस तरह हो? नहीं, उस इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट में उसको पूछना नहीं चाहिए। ये बड़ी ही रसूख रखने वाली अ, औरत है, लेडी है ये। इसका बाप खुद आईएएस रहा है और इसकी माँ वो पिस्टल लहराते हुए आजकल न्यूज़ में है ना, किसी किसान को धमका रही है। हुँ? वो भी गुंडों और पावरफुल लोगों की सर्कलशिप से आती है ये, है ना? इसीलिए सारी चीज़ कर भारत में पावरफुल लोगों की कमी है क्या? हुँ? जिसको जो पढ़ना है तुम यहीं रात-दिन पढ़ते रहो, हुँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जिसको जो करना है वो कर जाते हैं, हुँ? फ्रॉडुलेंट तरीके से। एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन अ, हम लोगों की सक्सेस रेट को बिल्कुल कम कर दी है। दूसरा ये फ्रॉड करने वाले लोग डिफरेंट काइंड ऑफ मार्कशीट, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड बिहेवियर तरीके लगा करके चीज़ों को कर रहे हैं। हुँ, तो क्या कहना है ना? पता नहीं कितने लोग इस तरह की चीज़ें कर एक भी सीट अगर लेफ्ट राइट होती है तो उसमें लाखों लोगों का अ, सक्सेस नहीं चैलेंज होता है। एक सीट के लिए लाखों एप्लीकेशंस किए जाते हैं, है ना? कितने लोगों के राइट्स उसमें अ, यू नो इनको सेलेक्ट करने के लिए लोगों को निकाला गया, है ना? एवल कैंडिडेट को बाहर किया गया। सालों लगते हैं चीज़ों को तैयार करने में। एक बार कोई फेल होता है तो 1.5 साल उसको पीछे होना होता है ना? इस मैकेनिज़्म में। तो पता नहीं अ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो इसको चलाते हैं, एक वो हैं जिनको वो चलाते हैं, है ना? जो इसको चलाते हैं ना, उनके हाथ में इसकी पूरी बागडोर है, जो ताकतवर लोग हैं। हम लोग, गरीब लोग जो हैं, वो ट्रस्ट करने के अलावा इंस्टीट्यूशंस पर कोई उनके पास और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो ताकतवर लोग हैं ना, ये किसी भी चीज़ को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं।
और ये इतना सीक्रेसी रखते हैं कि हम उनको समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन बहुत ट्रस्टवर्दी है, लेकिन वो अंदर से ही फ्रॉड कर रहे होते हैं। नहीं, एक बार तो ऐसे भी यूपीएससी में ट्रेनिंग कर रहा था वो आदमी, है ना? नए एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, सीधा वो फाइनल लिस्ट में उसका नाम आ गया और उसको ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी भेज दिया। 6 महीने के बाद उसकी जाँच पड़ताल शुरू हो गई कि भाई ये कौन है? तो पता चला कि उसमें लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी के लोग भी शामिल थे और बाकी सिस्टम शामिल था। उस लिस्ट में डायरेक्टली उसका नाम डाल दिया गया, जो फाइनल लिस्ट भेजी जाती है यूपीएससी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए। तो ये सब सारे मैकेनिज़्म भी सामने आए हैं, है ना? मुझे एक कहानी याद आती है जो मैंने पढ़ा था। अ, पाकिस्तान में जो लियाकत अली खान पहला प्राइम मिनिस्टर था, उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर आता है, तो इलेक्शंस होते हैं। ये होता है कि अ, उसको फ़ियर होता है कि पता नहीं मैं हार जाऊँ या ना हार जाऊँ या जीत जाऊँ, पता नहीं। जो जिन्ना की वाइफ़ थी, वो भी उस इलेक्शन में फाइट की थी। तो दोनों कॉम्पिटिटर थे। तो ये हुआ कि पता नहीं मैं हार जाऊँ या जीत जाऊँ। तो वो उसका सेक्रेटरी उसको समझा रहा है कि सर देखिए ऐसा है कि लोग जानेंगे कैसे कि कौन जीता, कौन हारा? हम मीडिया से आपका प्रचार करवा देंगे कि फलाना जीत गए। समझा? हम रेडियो पे अनाउंस करवा देंगे कि आप जीत गए ना, आप जीते या हारे वो बात की बात है। लेकिन हम रेडियो से अनाउंस करा देंगे, पब्लिक जान जाएगी कि आप जीत गए और आप ऑफ़िस जॉइन कर लेना। समझ में आ रहा है? फालतू एग्ज़ाम फिग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़ो, जीवन ना खराब करो। सीधा हम आपका लिस्ट में नाम डाल देते हैं, फाइनल वाली, है ना? और जाइए आप ट्रेनिंग कीजिए, बाकी सब छोड़िए। जिसको इधर तैयारी करना है, पढ़ना-लिखना है, अपना पढ़े, विश्व गुरु बने, है ना? ये है वहाँ पे पाकिस्तान में रियल में हुआ है। तो कह रहा है उसको सेक्रेटरी देखिए हम आपका अनाउंसमेंट करवा देंगे। मैं अ, पहले तो उतना मीडिया ट्रांसपेरेंट था नहीं, या हो-हल्ला भी नहीं होता था। बहरहाल आज है भी, फिर भी वो शरीफ जो बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ, वो भी उसकी आर्मी ने उसको बैठाया है ना? उसके पास केवल 40 सीट ही है ना? फिर भी वो उसमें प्राइम प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। 125 सीट इमरान खान की है, तो जेल में है। हुँ? तो वहाँ पे भी इस तरीके का आज भी सिस्टम चल रहा है। तो उसको उसने कहा कि देखिए हम आपका अनाउंसमेंट करवा देंगे कि आप जीत गए हैं, तो आप अगला प्राइम मिनिस्टर आप बन गए। इलेक्शन रिजल्ट जो भी आए, हम इलेक्शन कमीशन से लास्ट में आपका अनाउंसमेंट करवा देंगे। इस तरह हमारे यहाँ भी है। हम आपका अपने सारे रिश्तेदारों का लिस्ट में नाम डाल देंगे, फिर 4-6 कैंडिडेट का भी डाल देंगे, जो रियल में कोचिंग-वोचिंग करके पास होके गए हैं और एक फाइनल लिस्ट बन जाएगी। तो क्या कहना है? हुँ? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहूँ? आर्टिकल 312 में स्टील फ्रेम है, अम्बेडकर ने इसके ऊपर बड़े लेक्चर दिए थे, यूपीएससी फला हो जाएगा। फला इंस्टीट्यूशन है, बड़ा ही क्रेडिबल होगा, ऑटोनॉमी होगी, लोग होंगे, तंत्र होगा। निराशा की बात नहीं है, ये हमारा जीवन नहीं ले लेगा, है ना? सवाल ये है कि हमारा राइट्स इसमें कर्टेल किया जा रहा है ना? अगर हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने से ने ही हमें राइट्स दिए हैं, तो ये जो दलाल बीच में आ गए, जो उधर यूपीएससी में टाई लगा के चेयरमैन बैठा हुआ है, वो और बाकी सारे सिस्टम में रह रहे लोग, जो इसको दलाली के इस पूरे तंत्र से बनाए हुए हैं, इन्होंने हमारे अधिकार को कर्टेल कर दिया है। इट्स मैटर ऑफ राइट, समझ रहे हैं आप? कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी हमारे सक्सेस रेट को जो कम कर दिया है ना? तो इस तरह फ्रॉडुलेंट लोग भी उसमें चले जाएँगे, तो हमारा क्या बनेगा? अ,
फिर वही हम जाकर किसानी करेंगे, हल चलाएँगे और हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं, है ना? और फिर ये हमारे बाप बन के फ्रॉडुलेंट लोग पूरा कानून बनाएँगे और अपने हिसाब से बनाएँगे। हम इतिहास में आप भारत में देखें ना, भारतीय सोसाइटी कभी भी अ, जस्ट 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 बेस्ड नहीं रही है, बेस्ड ऑन जस्टिस नहीं रही। कभी इसमें कभी भी मैं आपको पन्ना खोल के इतिहास का दिखा दूँगा। भारतीय सोसाइटी कभी भी अ, जस्टिस बेस्ड सोसाइटी नहीं थी, इसमें इक्वालिटी नहीं थी, कभी नहीं थी। जब से ब्राह्मण ने राज इस पे ऊपर शुरू किया, क्षत्रियों ने, हम जैसे बाकी लोगों का इसमें शोषण हुआ, कभी भी सोसाइटी इगैलिटेरियन नहीं रही ओवरऑल, है ना? आज जो सिस्टम चला रहे हैं, उनके सामने हम कीड़े-मकोड़ों की तरह हैं। जो ऊपर रह रहे सिस्टम में हैं, उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम एक अटरली हेल्पलेस कंडीशन में हैं। अटरली हेल्पलेस वर्ड जो है ये डॉक्टर अम्बेडकर यूज़ करते थे अपने लेक्चर में। तो वही हम लोगों की कंडीशन है कि विदाउट एनी पावर, कॉमन मैन है, नोबडी इज़ लिस्टनिंग, हमारे लोगों की कोई वॉइस सुनता नहीं और निराशा में हम काम करते हैं, उम्मीद की कोई किरण नहीं है, फिर भी काम करना है। हम जानते हैं कि हमारा कोई उम्मीद नहीं है, बावजूद इसके कि हमें काम करना है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। समझ में आ रहा है? हमें फेयर चांस चाहिए, हमें फेयर चांस चाहिए कि हम कॉम्पीट कर सकें। हमें हमारा राइट चाहिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इंस्टीट्यूशन में अगर ये फ्लॉज़ हैं, चाहे जिस भी कारण से, लेकिन अगर ये कैंडिडेट सक्सेस हुआ, तो देयर इज़ सीरियस रॉन्ग गोइंग ऑन इन द सिस्टम। बहुत सारे लोग बन कर के कलेक्टर बन के बैठे हुए हैं। वो अपने-अपनी कम्युनिटी, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने लोगों की सुरक्षा अपने पास रहने वाले लोगों की रक्षा-सुरक्षा करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए जस्टिस भी है, कि इक्वालिटी है, कानून भी है, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि हमारे सामने पुलिस रहती है। ये पुलिस स्टेट बन गया। अगर आप आवाज़ उठाते हैं, तो आपको यूएपीए में जेल भेज देंगे, क्योंकि गुंडों का शासन है। जो कैबिनेट है, ये गैंग है क्रिमिनल्स का, जो सरकारें चला रही है। और आईएएस, आईपीएस ये सारे फ्रॉडुलेंट हैं। तो एक अटरली हेल्पलेस सिस्टम में हम रहते हैं। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई फेयर ट्रायल ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारी कोई गलती इतनी है कि हमारा कोई आदमी किसी से पावरफुल सिस्टम के किसी पावरफुल पोजीशन पर नहीं है। यही हमारी गलती है। जीवन के 30 साल खपाने के बाद भी हमारी कोई पहुँच ना होने की वजह से हमें 2 कौड़ी के आदमी हैं। नहीं, ये हम निराश नहीं हैं, दैट्स द फैक्ट आई एम टेलिंग यू। हमारी एजुकेशन हमें बहुत कुछ दिया है। आउट ऑफ सिस्टम हम निकल कर के काम भी करेंगे तो हम अपने लिए एक बार बहुत कुछ बना लेंगे। हमारे पास कुछ इंटीग्रिटी है, कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे ऊपर ये चार्जेज़ होते कि हमने कोई फ्रॉडुलेंट मैं काम किया तो मैं उसी वक़्त रिज़ाइन दे देता। किसी भी जाने-अनजाने में भी मुझसे गलती होती तो मैं उसको एडमिट करता कि हाँ, मुझसे हुआ है। जबकि ये लेडी अभी भी डिफेंड कर रही है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। जबकि पूरा यूपीएससी ने अपने नोटिफ़िकेशन में इसको बताया है कि इसने फ्रॉड किया और इसको अभी सो कॉज़ नोटिस जारी किया गया है। तो इस तरह से भी एथिकल हमारे यहाँ जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स का, एटीट्यूड का। फिर आप समझें कि वो किस तरीके के लोग बन रहे हैं आईएएस जो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। आई एम सॉरी टू से वी आर utterly helpless. So thank you very much, my friends.